हेलो भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ। ये चैप्टर बोले तो 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है। 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है, चाहे मैं किसी भी बोर्ड की बात कर लूँ, चाहे मैं स्टेट बोर्ड की बात करूँ, चाहे मैं अदर बोर्ड्स की बात करूँ। तो लेक्चर आज ज़्यादा लंबा होने वाला है, कम से कम नहीं तो 2 घंटे 2-2.5 घंटे का होगा ही होगा। तो लेक्चर के अंत तक बने रहें। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैं आज लेक्चर की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के द्वारा करना चाहता हूँ। मोटिवेशनल कोट्स से कहते हैं ना, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। मान लो तो हार होगी, जीत ठान लो तो जीत होगी। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये मेरे ही द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, मेड बाय विवेक शर्मा। ये मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं। तो हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये मीडियम है, ये मतलब रफ सरफेस है। रफ सरफेस से ये जो लाइट आ रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो जा रही है ये होती है रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो रे निकलती है ये होती है नॉर्मल रे। ये एंगल थीटा, ये फर्स्ट मीडियम की फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड मीडियम की फ्रीक्वेंसी। तो ये ज़्यादा समझाने का नहीं है, तो थ्योरी है, मैं पढ़ते चलूँगा सिर्फ। When a ray of light traveling from a medium is incident on an interface between two different media and returns back in the same medium, then this phenomena is called reflection of light. अब नोट, ये जो मैं आपको ये जो नोट लिखाता हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को कि ये नोट जो मैंने लिखे हैं ये आपको पूरे यूट्यूब पर और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये मेरे ही द्वारा 3-4 बुक्स की एनालिसिस करके राजस्थान बोर्ड की, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह और सीबीएसई बोर्ड की भी ये नोट्स मैंने प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किए हैं, ये नोट लिख के। तो इस वजह से लेक्चर काफ़ी शानदार होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा प्लीज़। इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो मैं कुछ थ्योरी को तो जल्दी जल्दी रपटा रहा हूँ और उसको मैं थोड़ा समय डीपली पढ़ाऊँगा। In the reflection of light, velocity, wavelength और frequency reflected ray की remains same as well as incident ray। मतलब incident ray और reflected ray बोले तो इसमें velocity भी, wavelength भी और frequency जो तीनों हैं वो incident ray में भी और reflected ray में भी दोनों में समान रहती हैं, इक्वल रहती हैं। बात को मान लीजिएगा कि भैया ने बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तीनों समान रहती हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में। If the light ray is incident normally on a surface, then after the reflection it returns back on its incident path। मतलब एक स्मूथ सरफेस ले ली, ये आई नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे उसी से लौट जाएगी जैसे आई थी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, थ्योरी है, समझ में आती जाएगी। जल्दी क्विकअप करूंगा थ्योरी को, और जो समझाने की जो डेरिवेशन होगी और जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको डीपली समझाऊंगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस एंड ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये रहा, ये आपकी स्मूथ सरफेस हो गई, ठीक है। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रफ सरफेस,
तो इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रफ सरफेस and reflected rays spread in all direction, then such type of reflection is called diffuse reflection। देखो ये diffuse reflection हो रहा है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये बल्जड सरफेस है, बल्जड सरफेस के जो बाहर ये रही देखो क्या रिफ्लेक्शन है, ये देखो इरेगुलर, देखो ये क्या, ये जहाँ जा रहा है, ये जहाँ जा रहा है, ये जहाँ ऐसे जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 3 लॉज होते हैं, 3 टाइप के लॉज होते हैं, पर 2 हैं नोट की फॉर्म में, तीसरा भी है तो तीसरा भी देख लेना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे टू द मिरर ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये रही स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस से ये आई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल रे। तो देखो ये इसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल इस इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेल्टा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल, एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब नोट, इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम देन फेस चेंज बाई पाई, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर हैव कर्व्ड सरफेस। स्फेरिकल मिरर में कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल मिरर में कर्व्ड सरफेस होती हैं। अब स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर है अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर विद वन साइड इज रिफ्रैक्टिंग एंड अदर साइड इज ओपेक्यू पॉलिश्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर क्या होता है भैया जी? कॉनकेव, आप अपनी ऐसे समझ जाओ कि कॉनकेव अपनी जो पाम है, जो रिस्ट है उसको तो घुमा लो, बल्जड कर लो, जो ऊपर की जो बल्जड आ रही है ना ये होता है कॉन्वेक्स, और जो केव जिसमें गुफा सी बन रही है, केव गुफा, वो होता है कॉनकेव। मैंने आपको ये भी समझा दिया, ठीक है। अब कॉनकेव होता है द स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर सरफेस इज ओपेक्यू इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। देखो ये रहा, ये रहा, ये इसकी बल्जड पॉलिश्ड सरफेस हो गई, ये इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कॉनकेव मिरर और इसको कन्वर्ज मिरर भी कहते हैं। अब कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर भी कह देते हैं। ये रहा कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होती हैं जो कि आपको समझने लायक जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन डेफिनेशन के बिना चैप्टर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं तो मैं इन डेफिनेशनों को जल्दी को कब बाइंड अप करूँगा, तो मैं केवल थ्योरी पढ़ता जाऊँगा। समझ, नोट्स आसान भाषा में लिखे हुए हैं तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में भी आएंगे। तो थ्योरी पढ़ता जाऊँगा केवल और केवल में कि द मिड पॉइंट पोल, पहले द मिड पॉइंट ऑफ a spherical mirror is called pole, center of curvature, the center of a hollow sphere whose spherical mirror is part is called center of curvature, radius of curvature, the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature। a principal axis होती है line joining of a pole and center of curvature is called principal axis। ये एक imaginary line होती है, ये एक imaginary line होती है, imaginary लाइन होती है। अब फोकस पॉइंट द पॉइंट सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रिफ्लेक्टेड रेस आर मीट अपीयर टू मीट, या तो मिलती हुई दिखाई देती हैं या मिलती हैं, उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस किसके बीच का? पोल और फोकस पॉइंट के बीच का, पोल और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। क्या? फोकल लेंथ। अब अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड अपर्चर। स्फेरिकल मिरर। फोकल प्लेन, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल प्लेन।
Paraxial rays, those rays which make a very small angle with the normal at point of incidence and hence are called principal axis are called paraxial rays. ये नहीं paraxial rays, ये नहीं, ठीक है. marginal rays होती हैं the rays which make large angle of incidence with the normal at point of incidence and hence are far away from principal axis are called marginal rays. ये रही, ये इंसिडेंट रे आई और ये आपकी नॉर्मल की तरफ वो बना रही हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल रेज बना रही हैं, ये हो गई आपकी मार्जिनल रेज. अब साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर्स. अब साइन कन्वेंशन रूल ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज नेगेटिव, ठीक है. All distance are measured from the pole in the spherical mirror. All distance are measured from the pole in spherical mirrors. The measured distance are taken positive in the direction of incident ray. In the direction of incident ray, all measured distance are taken negative in the opposite direction of incident ray. Perpendicular distance above the principal axis is taken positive, while perpendicular distance below the principal axis is taken नेगेटिव, ठीक है. अब नोट मैं नोट बार बार चिल्ला के इस बात को बार बार नहीं कहूँगा मैं. आप पहली बार में ही जो बच्चे नए हैं वो जुड़े होंगे उनको मैं समझा दूँ कि ये नोट जो मैं आपको कराता हूँ ये पूरे यूट्यूब पर और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे. इस बात को मान लीजिएगा, बिकॉज मैंने 4 से 5 क्यों और ज़्यादा ही बुक को क्लास 12th के लिए तो काफ़ी हो गई ये, इनको करके मैंने रीडअप और ये मैंने अपने नोट तैयार किए हैं. तो देखें नोट क्या है. द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम कॉनकेव मिरर आज नेगेटिव, वाइल फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर आर पॉजिटिव. Focal length of concave mirror and concave lens is negative, while focal length of convex mirror and convex lens are positive. Now relation between radius of curvature r and focal length, very important derivation के relation between radius of curvature and focal length. If angle theta is very small, theta just equal to 0 degree, then from angle OCON tan theta is equal to ON upon OC is equal to ON upon minus R. ये रहे ये डायग्राम, ये पॉजिटिव ले लिया और ये नेगेटिव हो जाए, ये मानिए ये थीटा, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा बन गई, ये O वेयर C इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, O पोल हो गया, F फोकस पॉइंट, MN इंसिडेंट रे, NF रिफ्लेक्टेड रे और CN नॉर्मल रे. तो Q इज इक्वल टू ON अपॉन R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली. अब फ्रॉम एंगल OC एट 2 थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OF. देखो ON अपॉन OF, ON अपॉन OF, ON अपॉन OF, ठीक है. ON माइनस OF if 2 theta is very small, 2 theta is similar to 0 degree, tan 2 theta is equal to ON minus F. to ON से ON minus R, 2R is equal to 1F, तो R is equal to 2F बोले तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का आधा, R अपॉन 2. फॉर्मूला ये प्रूव हो गया रिलेशन. अब मिरर फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट मिरर फॉर्मूला होता है ये डायग्राम, यहाँ पे C सेंटर ऑफ कर्वेचर, O ऑब्जेक्ट O डैश, ये O पोल, I इमेज, O डैश N इंसिडेंट रे, N I रिफ्लेक्टेड रे, C ए नॉर्मल रे, थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन. If angle alpha, beta and gamma are very small angles, that is alpha just equal to 0 degree, beta just equal to 0 degree and y just equal to 0 degree, then from angle O dash ON tan alpha is equal to ON O dash upon is equal to ON upon में minus U. From angle CON tan beta is equal to ON upon OC
इज इक्वल टू O1 अपॉन माइनस R फ्रॉम एंगल ION tan गामा इज इक्वल टू जस्ट मतलब टू गामा ON अपॉन में OI इज इक्वल टू ON अपॉन में माइनस V फ्रॉम एंगल OCN बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फ्रॉम एंगल CIN गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुट कर दी। पुट करने के बाद ON से ON कैंसिल, ON से ON कैंसिल, तो आ गया 2R अपॉन में 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता ही है कि जो R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। इक्वेशन नंबर 5 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 5 हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड तो यहीं पे हो गया, हेंस प्रूव्ड 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। हेंस प्रूव्ड बोले तो 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U। प्रूव्ड। ठीक है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। थ्योरी डेफिनेशन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ HI इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO is called linear magnification. It is unitless and dimensionless physical quantity. M is equal to height of image upon my height of object HI upon HO. Question number first. यहाँ पे आपको PQ ये हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट और ये हो गई PQ इमेज की। तो फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट एंगल OPQO एंड एंगल P'Q' are similar triangles. So from the principle of similarity of triangles P'Q' upon PQ is equal to OQ' upon में OQ। तो माइनस H हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO माइनस V अपॉन U। Another formula linear magnification M is equal to F upon F minus U, F minus V upon में F। Note, if height of image less than height of object, then magnification greater less than 1. If height of object is equal to height of image, then magnification is equal to 1. If height of object less than height of image less than height of image greater than height of object, then magnification less than या greater than 1. For real image magnification negative, linear magnification virtual image magnification positive। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल बना रखी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज और लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी अल्फा या एट इन्फिनिटी हो गया, एट फोकस पॉइंट रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज होती है। ये सारा मैंने टेबल दे रखी है, इस टेबल को नोट कर लेना। बिटवीन इन्फिनिटी टू फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, किस पे क्या होगा, ये मैंने सारा बता रखा है इस टेबल के जरिए। अब इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी एट फोकस पॉइंट वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज m लेस देन ग्रेटर देन लेस देन 1। तो m पॉजिटिव बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज m लेस देन 1, m पॉजिटिव। लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यूजेस ऑफ मिरर, अगला टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ मिरर। अब पहला यूज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्लेन मिरर। ये क्या कहता है,
दिस मिरर इज यूज्ड रेगुलरली बाई अस टू सी अवर फेसेस। यह जो मिरर यह जो शीशा है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? अपने चेहरों को देखने के लिए। ड्रेसिंग टेबल जो है वो इक्विपमेंट, दिस मिरर इज यूज्ड टू साइंटिफिक इक्विपमेंट बेंड टू पाथ ऑफ लाइट रेज एंड टू मेजर द एंगल्स, और इसका एंगल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब यूज ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ एप्रोप्रिएट साइज बिग फोकल लेंथ इज यूज्ड एज सेविंग मिरर बाई विच बिग वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ पर्सन फेस। दाढ़ी बनाते समय कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, जिससे जो इमेज है वो बिग हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है और इरेक्ट हो जाती है। इमेज फॉर्म जो कि पर्सन के फेस से होती है, किसकी? कॉनकेव मिरर की। अब स्मॉल कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ ईयर, नोज और आईज ऑफ पेशेंट बाई डॉक्टर्स। ये छोटे जो कॉनकेव मिरर हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए? इंटरनल पार्ट्स देखने के लिए, कान के, नाक के, आंखों के, पेशेंट मरीज के, डॉक्टर द्वारा। कॉनकेव मिरर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, हेडलाइट्स, मोटर व्हीकल्स, टेलीस्कोप, सोलर कुकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन बाई obtaining small images of large objects. A convex mirror is used as rear mirror in vehicles like car, scooter, etc. These mirror has a wider field of view, so the image formed are smaller and erect. Third point, a convex mirror is used as reflector in street lamps. गलियों में जो शीशे जो लैंप लगे होते हैं, स्ट्रीट लैंप्स, टू डाइवर्ज द लाइट ओवर अ लार्ज एरिया, के एक अधिक क्षेत्र में प्रकाश को फैला सकें। इस वजह से ये स्ट्रीट लाइट में भी यूज किए जाते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, आसान भाषा में बोले तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो थोड़ा सा बेंड करती है किसी एंगल पर, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब वह अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाती है। जैसे आपको अपने दादाजी या पापा जी ने बोला, बेटा आप सीधे रास्ते जाना और सीधे आना, आप गए घूमते फिरते दूसरी गलियों, दूसरी स्ट्रीट में, मतलब आप अपने पाथ से भटक गए, ओरिजिनल पाथ से। आप अपने ओरिजिनल पाथ से भटक गए, थोड़ा सा ही भटक गया, किसी एंगल पर भटक गए आप, आपसे बोला गया सीधे जाना और आप किसी एंगल पर दूसरी स्ट्रीट में घूम गए, तो आप भटक गए अपने पास से। वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है कि व्हेन अ लाइट रे प्रोपेगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आई, नॉर्मल मीडियम में और रेयर से डेंसर मीडियम में ये थोड़ी सी बेंड अप हो गई। इस वजह से when a ray propagate from rare medium to denser medium then it bend towards the normal। जब लाइट प्रोपेगेट होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जब ये किसकी तरफ बेंड होती है? नॉर्मल रे की तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल रे। व्हेन अ रे प्रोपेगेट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये नॉर्मल रे से दूर की तरफ बेंड होती है। नोट, in the refraction of light, velocity of wavelength of refracted ray are changed because both are depend upon nature of medium, while frequency of refracted ray remains same because क्योंकि frequency depend upon nature of source, velocity is equal to frequency lambda, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई लैम्बडा। अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है भैया जी, ये भी तो बता दीजिए। तो बताते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज डिफरेंट, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा डिफरेंट होती है। इज डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। जैसे किसी मीडियम में 3 × 10⁻⁻6 हुई, किसी में 3 × 10⁸, किसी में 3 × 10⁻6, तो ऐसे डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। पानी में कुछ अलग, पानी में अलग, हवा में अलग। Then refraction of light is takes place। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है?
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है व्हेन अ लाइट प्रोपेगेट फ्रॉम वैक्यूम मतलब एयर टू अ मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कहने का मतलब ये है कि व्हेन लाइट जब प्रोपेगेट होती है वैक्यूम से एयर की तरफ, वैक्यूम या एयर से बेंड अप होती है, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो बेंड अप हो रही है, दिखाऊंगा आपको, ये रही थोड़ी सी डेविएट हो रही है ना, थोड़ी सी डेविएट हो रही है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v इज इक्वल टू सी अपॉन ईटा इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स means how many times speed of light decrease in a medium with respect to vacuum। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब मीडियम मैंने इसको सीरियल से 1 2 3 4 एयर, वाटर, ग्लास और डायमंड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी लगभग नियरली 1 होती है, इसकी 1.33, इसकी 1.5, ग्लास की और डायमंड की 2.412। अब नोट की फॉर्म में मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिख रखा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि व्हेन अ लाइट प्रोपेगेट फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट मतलब गुजरती है, देन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में जो होता है उसी को कहते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये रहा ये डेंसर मीडियम N2। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 ईटा 2 1 टू ईटा 2 ईटा 2 1 अपॉन ईटा 1 ईटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ईटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। Another formula of relative refractive index is equal to speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2। देखो जी रहा, आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो समझ गए ही होंगे कि जब वेलोसिटी और लेमड़ा घटेगा तो ईटा की वैल्यू बढ़ेगी और ये जब बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर लेस ग्रेटर देन वाटर, ग्लास, डायमंड, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में और ये वेलोसिटी की फॉर्म में। अब वेवलेंथ की फॉर्म में भी दे रखा है। अब हम पढ़ते हैं विवग्योर। विवग्योर मतलब वायोलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लैक, येलो, ऑरेंज और रेड। विवग्योर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ें। लॉज का फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल रे तीनों लाई करेंगी कौन से प्लेन पे, सेम प्लेन पे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल्स लॉ देखो ये रहा, मीडियम से जो दूसरी मीडियम में जो बेंड अप कर रही है ये रहा, साइन आई अपॉन साइन R1 साइन I2 साइन I3 कांस्टेंट एंड ईटा 2 1 फॉर अ पेयर ऑफ टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन मतलब इंसिडेंस रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिलेटिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1 from equation number first sin of incidence upon my sin of reflection is equal to eta 2 upon my eta 1 तो eta sin I upon eta 2 sin R। equation number second, this is also called Snell's law, this is also called Snell's law। अब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब मेरे से प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, प्रैक्टिकल एग्जामिनर कुछ ऐसा ही था, उसने क्वेश्चन पूछा, पहले तो क्वेश्चन पूछा था कि जो कार चलती है ये किसकी वजह से रोड पर रास्ते पर चल पाती है, तो मैंने जवाब दिया फ्रिक्शन। थोड़ी सी मेरी बात को भी सुन लें, टॉपिक की तरफ तो मैं बढ़ूंगा ही आगे। मैंने जवाब दिया फ्रिक्शन।
तो उसने कहा कि फ्रिक्शन जो है वो लाभदायक है कि हानिकारक है, एडवांटेज है कि उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। मैंने जवाब दिया सर किसी चीज के एडवांटेज भी होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या ठीक है जी, एडवांटेज क्या है इसका? मैंने कहा कि एडवांटेज है इसका कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से कार रोड पर चली नहीं पाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, स्लिप कर जाएगी। क्या अच्छा, बहुत धन्यवाद, ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? मैंने कहा डिसएडवांटेज ये है कि कार की वजह से टायर लॉस होता है, पैसे लगते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सा फिनोमेना है कि जो मैं जो ये लाइट जो दिखती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं जो हमारी आंखों में पड़ते हैं, कौन सा फिनोमेना है? मैंने बोला TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि अच्छा। फिर उसने पूछा कि आप किसी रेगिस्तान में जा रहे हैं। मैंने कहा जा रहे हैं सर, बिल्कुल जा रहे हैं। तो आपको दूर दिखता है कि आगे पानी भरा हुआ है और वहां पे जाके दिखता है कि नहीं है पानी। ये किसकी वजह से होता है? क्रिटिकल एंगल। वही चीज है क्रिटिकल एंगल। मैंने इतनी जो कहानी आपको सुनाई ये किसी एक एग्जांपल देने के लिए ही सुनाई कि आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ जाए। ठीक है। रेयरर मीडियम to denser medium gradients n1 upon n2 eta. When a light propagate from denser medium to rarer medium, then the value of angle of incidence in the denser medium at which refractive ray becomes perpendicular to the normal is called critical angle. From Snell's law, eta 1 2 is equal to sin of incidence upon my sin of reflection. Equation number first मान ली, if incidence is equal to critical angle r is equal to 90 degree. Equation number first sin c upon में sin 90 degree, sin 90 degree की वैल्यू 1 and eta upon 2 sin c. Equation number second मान ली, for the principle of reversibility eta 2 1 upon eta 1 2 eta 2 1 is equal to 1 upon sin c is equal to 1 upon n2 1. If medium of 1 is air then is n2 1 eta upon 2 1 sin c is equal to eta 2. very very important formula is sin c is equal to 1 upon eta 2. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझते हैं, थ्योरी पढ़ के ही ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो थ्योरी को पढ़ो पहले ढंग से। देखो ये रहा थ्योरी को पढ़ो कि when a light propagate from denser medium to rarer medium, then inside the denser medium, if angle of incidence is greater than critical angle, then incident light is reflected back in the same medium at same angle of incidence. When a light propagate from denser medium to rarer medium, inside the denser medium, if angle of incidence greater than critical angle, then incident ray reflected back in the same direction. This phenomena of light is called total internal reflection. अब कंडीशन क्या क्या होती है भैया जी? कंडीशन भी तो बता दीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये कंडीशन होती है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, लाइट शुड बी प्रोपगेट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो हमेशा लाइट शुड बी प्रोपगेट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इनसाइड द डेंसर मीडियम द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इनसाइड डेंसर मीडियम के अंदर जो वैल्यू होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है। अब एप्लीकेशन ऑफ TIR, फर्स्ट एप्लीकेशन टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री, मतलब C इक्वल टू 42 डिग्री। ये रहा डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, ठीक। अब ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ये दूसरा एप्लीकेशन है किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ TIR। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें नहीं तो MCQs की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर यूज्ड टू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ TIR। दे दिया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल लैब्स एटसेट्रा,
नन ऑफ दीज। तो आपको तुरंत टिक लगाना है कि भैया ने बताया था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो TIR, ठीक है। हेल्प ऑफ विच लाइट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनर्जी लॉस। ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास, क्वार्ट्ज फाइबर्स, क्लेडिंग कोर, ये रही क्वार्ट्ज फाइबर। Optical fiber is a thin cylindrical wire whose diameter is equal to human hair, 0.1 micrometer diameter. In the inner part of optical fiber is used called core and outer part is called cladding. The refractive index is core generated refractive cladding. N core is equal to N including eta. So core behave as denser medium while cladding behave as rarer medium. When a signal in the form of light enters at the end of the fiber and incident upon the interface of core and cladding at angle of incidence greater than critical angle, then total internal reflection of light takes place. In the opposite direction, दूसरी दिशा में TIR, total internal reflection, again दोबारा takes place from, वेरी करेगा, कॉमन सरफेस ऑफ कोर क्लेडिंग। फर्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन अलोंग इट्स लेंथ एंड फाइनली कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड एज शोन इन द फिगर। अब यूजेस क्या होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के? तो यूज होते हैं भैया जी, पहला यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग द लाइट सिग्नल। Optical fiber are mostly used in transmission and receiving the light signal. दूसरा यूज, optical fiber are used to see the internal organs of human body which is called endoscopy. Optical fiber का यूज एंडोस्कोपी के अंदर किया जाता है जिससे जो इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के वो दिख जाते हैं। Some examples of refraction. Some examples of रिफ्रैक्शन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो कहीं पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड हुई, फिर मीडियम में दूसरे में गई, फिर बेंड हुई, ये ग्लास स्लैब मीडियम हो गया। अब फ्रॉम डायग्राम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तो एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2 व्हेन अ ग्लास पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट पैरेलल slab, then it is laterally displaced without any deviation and the perpendicularly distance between incident ray and emergent ray is called lateral shiftment, मतलब lateral shift D, lateral shift और normal shift, normal displacement। दूसरा एग्जांपल नॉर्मल शिफ्टमेंट, ये देखो नॉर्मल शिफ्टमेंट, ये एंगल जब आई से दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल डेप्थ, ये वर्चुअल डेप्थ, ये मीडियम है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ S2 अपॉन में वर्चुअल डेप्थ। अब ईटा इज 2 अपॉन HI, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेप्थ ऑफ इमेज इज इक्वल टू S2 अपॉन में ईटा। अब द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। अब नॉर्मल शिफ्ट होती है D इज इक्वल टू S2 माइनस HI अपॉन में S2 इज इक्वल टू S2 अपॉन में म्यू, तो D इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू माइनस, थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब चल रही है, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो इफ S2 इज इक्वल टू 2 थिकनेस ऑफ पैरेलल स्लैब, देन देखो आपको भी पता है मेरी तबीयत खराब चल रही है, फिर भी मैं आपके लिए बैकग्राउंड में कितनी मेहनत कर रहा हूं कि मैं आपके लिए डेली लेक्चर अपलोड कर ही रहा हूं, तो आप भी मेरे को सपोर्ट करिए और आप भी सपोर्टिव रहिए। रिफ्रैक्शन D इज इक्वल टू T इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन U। अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, अगला टॉपिक हमारा, अगली टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस क्या है कि ये हो गई रिफ्रैक्टिव, ये हो गया ग्लास स्लैब की जो वो है वो μ2, ये नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे, ये एयर का μ1, ये रिफ्रैक्टिव रे, ये ग्लास स्लैब। अब एंगल बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, 10 from angle OPM, tan alpha is similar to alpha is equal to PM upon PO is equal to PM is equal upon minus U. From angle CPM, tan beta is equal to just similar to beta, PM is on PC is equal to PM upon R.
from angle IPM is equal to tan gamma is equal to gamma PM upon PI is equal to PM upon velocity. From angle OCM, angle of incidence is equal to angle of incidence is equal to alpha plus beta PM upon minus U plus PM upon में R. From angle MCI is equal to beta is equal to R plus gamma angle refraction R is equal to beta minus gamma is equal to PM upon R minus PN upon V. From Snell's law, mu21 is equal to mu2 upon mu1 is equal to sine of incidence upon sine of reflection. If angles is equal to incidence just similar to 0, mu2 upon mu1 is equal to incidence upon reflection, तो mu1 is equal to incidence of reflection is equal to mu2 is equal to रिफ्लेक्शन. तो फॉर्मूला निकलेगा हमारा लास्ट में कुल मिला के mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू mu1 अपॉन r ब्रैकेट में mu2 अपॉन mu1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. पहली तो आपकी इंपॉर्टेंट हो गई थी मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन, फिर आपकी वो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. अब आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गई लेंस मेकर फॉर्मूला. इसको लेंस मेकर फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये रहा द फॉर्मूला रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस mu2 अपॉन में v माइनस mu1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन r mu2 माइनस mu1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये ग्लास स्लैब हो गई, ये एयर का mu1 हो गया, ये एयर का mu2 हो गया, ये एयर का mu1 हो गया, ये एयर का mu2 हो गया, ये x ग्लास स्लैब और ये u और ये v. ठीक है ना. अब फॉर्मूला रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम एन a मल्टीप्लाई बाई b. अब एयर mu1 इज इक्वल टू आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस a मल्टीप्लाई बाई b वर्चुअल इमेज I डैश इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस. So mu is equal to mu, u is equal to u minus v upon v, v is equal to v dash mu2 upon में v1 mu2 v upon ये u 1 upon r1 mu2 minus v mu u. Equation number second, where r1 is equal to radius of curvature of spherical surface. Refraction from second concept, refraction from spherical surface a by b. ये रहा नॉर्मल एयर mu1 mu2 I डैश v डैश b और a, ये बनेगा ग्लास शेप, ये हो गई रेडियस. तो इमेज I वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल सरफेस a by v आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस a by v. फाइनल इमेज I इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस. So distance of object mu is equal to v dash and distance of image v is equal to v. From equation number first, mu1 upon में v minus mu2 upon में v dash is equal to 1 upon r2 mu1 minus mu2. Equation number third, where r2 is equal to radius of curvature for a by b surface. Now equation number second plus equation number third, mu2 minus mu2 upon में v1 से mu2 upon में v1 कट गया, तो mu1 upon में v minus mu1 upon में u 1 upon r1 is equal to mu2 minus mu1. 1 upon r2 is equal to mu2 minus mu1. तो mu1 is equal to 1 upon v minus 1 upon u. mu2 minus mu1 is equal to 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो 1 upon v minus 1 upon u. mu2 minus mu1 upon में mu1. 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो 1 upon v minus 1 upon u. mu2 minus upon में mu1 is equal to mu1 upon में mu1. 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो 1 upon v minus 1 upon u. mu2 minus 1. 1 upon r1 minus 1 upon r2. Equation number 4. If object is at infinite, then its final image is formed at focus point. That is, if u is equal to infinity, then v is equal to frequency. From equation number 4th, 1 upon frequency minus 1 upon infinity is equal to mu2 minus 1 upon r1 plus 1 upon r2. तो 1 upon frequency is equal to mu2 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. Lens maker formula hence proved. Lens maker formula hence proved. 1 upon frequency
1 अपॉन फ्रीक्वेंसी म्यू टू माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन आर टू माइनस 1 अपॉन आर टू। इक्वेशन नंबर 5 ये लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इक्वेशन नंबर 6 नोट वोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज डिप्ड इन एट लिक्विड 1 अपॉन f1 लिक्विड, और ये हो गया म्यू एल और म्यू जी लिक्विड ऑफ गैस। केस फर्स्ट इफ म्यू जी म्यू एल देन नेचर ऑफ लेंस, इफ म्यू जी less than mu l then nature of lens will be changed, that is converging lens convert into diverging lens and diverging lens convert into converging lens, diverging और converging lens। केस थर्ड है कि if mu g is equal to mu l then f is equal to infinity, lens will act like a transparent sheet the liquid। ये मतलब कहने को केस थर्ड हो गया। अब अगले टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। तो लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई अपॉन एच ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब ये डायग्राम आपको शो हो रहा होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये थीटा, ये एच आई एंगल, ये पी आई, वेयर पी क्यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू इमेज। फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल and angle P dash Q dash O are similar triangles. So far from the principle of similarity of triangles, P dash Q dash upon में PQ, OQ dash upon में OQ minus HI upon HO is equal to V upon minus U। तो linear magnification is equal to HI upon HO is equal to V upon U। Another formula of linear magnification for lens is equal to M is equal to F upon में F plus U, F minus V upon में F। if less than greater than magnification इतना for real image m नेगेटिव और for virtual image m पॉजिटिव। अब हम अगले टॉपिक की इंपॉर्टेंट टॉपिक अगली तरफ मूव करते हैं, पावर ऑफ लेंस। मैं एक आपको मोटिवेशनल एक और शायरी सुनाना चाहता हूं जिसकी वजह से आप एक घंटे लगे रहे, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर होगा, आप बोर हो चुके होंगे। तो चलिए कि चलता है, चलिए कि चलना ही दलील एक काम रानी है। हफीज बनारसी जी का मोटिवेशनल कब्ज है, कोट्स है, सुने। चलिए कि चलना ही दलील एक कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो चलते चलिए, बढ़ते चलिए, बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं तो अंत तक बने रहिए। तो पावर ऑफ लेंस द एबिलिटी टू कन्वर्ज or diverge of an incident ray by the lens is called power of lens। Power of lens is equal to the reciprocal of focal length। जो power of lens होता है वो equal to the reciprocal of focal length। मतलब पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम, पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू डायोप्टर, जिसे डी से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस आर नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, और फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस आर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब हम अगले टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की तरफ। ये दो लेंस कॉम्बिनेट कर दिए एक दूसरे में, ये वेलोसिटी, ये इमेज हो गई, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू डायग्राम टू कन्वर्ज लेंस L1 एंड L2 ऑफ focal length of f1 and f2 are kept in contact each other, image formed by concave lens L1 after refraction from convex lens L1 image I dash is obtained। So according to lens formula u is equal to u, v is equal to v dash, तो 1 upon f dash 1 upon v dash is equal to 1 upon u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस L2, इमेज I वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर convex lens L2, so after refraction from convex lens L2 final image I is obtained। In this case u is equal to v dash and v is equal to v। according to lens formula 1 upon f2 is equal to 1 upon v minus 1 upon v dash। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, v1 से v कैंसिल, 1 अपॉन f1 लेंस मेकर फॉर्मूला ये हो गया। लेंस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन e v माइनस 1 अपॉन u। इक्वेशन नंबर फोर्थ,
फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 एंड पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, तो पावर ऑफ लेंस p इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m1 इंटू m2। ठीक है, अब नोट की फॉर्म में इफ n लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 प्लस f2 f3 डॉट 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 fn are kept in contact, then resultant focal length of combination of lenses is given below. I 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 plus dot 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 1 upon fn. Power of lens p is equal to p1 plus p2 plus p3 is equal to plus dot 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 pm. Linear magnification m is equal to m1 multiply by m2 m3 dot m2 mn. अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रिज्म। क्या है प्रिज्म? प्रिज्म अ ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस मिक्सचर। प्रिज्म क्या होता है? a transparent and homogeneous medium which surrounded by two refracting surface inclined at a angle is called prism. दो ट्रांसपेरेंट सराउंडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्लाइंड करती है एक एंगल पे, वो होता है प्रिज्म। और डायग्राम से हमें डिनोट हो रहा है कि BECF बेस ऑफ प्रिज्म, ABDE एंड ACDF रिफ्रैक्टिव सरफेस, AD रिफ्रैक्टिव कोर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल BAC प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये रहा रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म N2 N1 APBC फ्रॉम डायग्राम। एंगल ABC प्रिज्म, PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे, RS इमर्जेंट रे, एंगल A प्रिज्म एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल S एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल E एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल R1 एंड एंगल R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फ्रॉम एंगल QOR एंगल R1 प्लस एंगल QOR प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम एंगल AQOR एंगल A प्लस एंगल AQO एंगल QOR एंगल ORA इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस 90 डिग्री एंगल QOR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल QOR 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम एंगल इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, एंगल R1 एंगल QOR से QOR कट गया, एंगल R1 प्लस एंगल R2 एंगल A के बराबर हो गया, तो R1 प्लस R2 A। क्वेश्चन नंबर थर्ड मान ली। फ्रॉम एंगल QRU1 I माइनस R1 E इमर्जेंट रे और R2 रेडियस S सिग्मा R1 प्लस R2 I प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस सिग्मा प्लस A I एंगल ऑफ इमरजेंस। अब ग्राफ बिटवीन किस का एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल के बीच का, जो कि नीचे दे रखा है। सिग्मा डेविएशन एंगल ये रहा, ये एंगल ऑफ इमरजेंस ये बन रहा है ग्राफ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम अबव ग्राफ इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R लेट मान लिया, I इज इक्वल टू E। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेट कर दिया, तो R प्लस R इज इक्वल टू A, तो 2R इज इक्वल टू A। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज इक्वल टू A अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 7 मान ली। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6, सिग्मा M इज इक्वल टू A प्लस AIC एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू I सिग्मा M प्लस A अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 8 मान ली। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ21 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ C एंड एंगल ऑफ R इन above equation, तो μ21 is equal to sin sigma m upon A sin A upon 2। इक्वेशन नंबर 9 मान ली। if prism is thin the angle and greater than less than 1 very small, so sin sm sigma m plus A upon 2 sigma m just similar to A upon 2 sin A upon 2 just similar to A upon 2। from equation number 9 μ21 is equal to μ2 A upon 2 से A upon 2 कट गया। let μ21 is equal to mu is equal to सिग्मा m प्लस a अपॉन a, तो म्यू a इज इक्वल टू सिग्मा m प्लस a, तो sm इज इक्वल टू म्यू a माइनस a, तो मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला आ गया। यहाँ आपको याद करने की जरूरत है, मैं लिख देता हूँ याद। a
म्यू माइनस 1। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब हमने रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है पूरे चैप्टर का नाम। रे ऑप्टिक्स जो है ना वो यहाँ पर एंड हो चुका है। अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लगभग 1 घंटे में रे ऑप्टिक्स हो गया और कम से कम नहीं तो आधे घंटे और पौन घंटा और लगेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को करने में। लगभग पौने 2 घंटे में पूरा चैप्टर रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाइंड अप हो जाएगा। तो लहरों डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चढ़ती है चींटी गिरती है 100 बार लेकिन उसकी कामयाबी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट whose are used to see the image of tiny object and distant object are called optical instrument. These are two types of optical instrument. पहला माइक्रोस्कोप, दूसरा टेलीस्कोप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ज्यादा छोटे किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी इमेज तस्वीर को देखने के लिए, किसी भी डिस्टेंट किसी भी दूरी पर किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के 2 टाइप होते हैं, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप जो कि एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं। वर्चुअल एंगल, द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट और इमेज at human's eye is called virtual angle. Virtual angle made by object is denoted by alpha, while virtual angle made by image is denoted by beta. वर्चुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है उसको तो हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं और वर्चुअल एंगल जो इमेज बनाती है उसको हम बीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। अब आगे के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन पावर फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। m इज इक्वल टू वर्चुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज बीटा, वर्चुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा। इफ अल्फा similar to 0 degree, beta similar to 0 degree, then alpha is equal to 10 alpha and beta is similar to 10 beta. तो मैग्निफिकेशन पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा, तो जस्ट सिमिलर टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। अब माइक्रोस्कोप शायद मेरे हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, पहला सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मिश्रित सूक्ष्मदर्शी और समान सूक्ष्मदर्शी या सिंपल सूक्ष्मदर्शी। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुज मैग्नीफाई द इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप, जो छोटी वस्तुओं को देखने में जो मदद करती है उसको माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया जैसे फंगाई वगैरह हो गए जो कि बायोलॉजी में भी यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, पहला सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, साथ ही साथ नोट भी कर लीजिए करो। नोट्स वैसे आपको तो पढ़ने से मिल जाएंगे, नोट्स तो पढ़ने से समझ में आ जाएंगे, तो नोट करने की इतनी जरूरत नहीं है, पर तो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको तो नोट कर लिया करो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप है द माइक्रोस्कोप इन विच ओनली कन्वर्ज लेंस इज यूज्ड is called simple microscope. वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, ये डायग्राम बन गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गई आई, इससे आई से जो दिख रहा है ये हो गया डायग्राम फर्स्ट, ये डायोप्टर, ये डायोप्टर का ये डायोप्टर, ये मेजर मिरर इमेज, फ्रीक्वेंसी, ये एंगल बिटवीन, ये पॉजिटिव ले लिया, ये एंगल हो गया, ये लेंस हो गए। अकॉर्डिंग टू डायग्राम सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट PQ इज एडजस्टेड बिटवीन ऑप्टिकल center O and second focus point FO2, then its image formed behind the convex
लेंस दिस इमेज PQ इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। बड़ी होगी किसमें? साइज में। लार्ज इन साइज। अब मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इज इक्वल टू b अपॉन अल्फा। तो 10 बीटा जस्ट सिमिलर टू 10 अपॉन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। फिर फ्रॉम डायग्राम फर्स्ट 10 अल्फा इज इक्वल टू PQ अपॉन OQ। ये PQ अपॉन में माइनस D हो गया। फ्रॉम डायग्राम एंगल P डैश Q E, तो 10 बीटा इज इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन में E Q डैश P डैश Q डैश अपॉन में माइनस UE। तो पुट द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा एंड 10 बीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दी। m इज इक्वल टू PQ डैश अपॉन QE P डैश QE अपॉन UE। तो D अपॉन PQ, तो m इज इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन में PQ D इज इक्वल टू UE। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट द एंगल PQO एंड एंगल P डैश Q डैश O are similar triangles, so from the principle of similarity of triangles P dash Q dash upon PQ is equal to OQ dash upon में OQ। तो P dash Q dash upon में PQ is equal to VO upon minus UO। from equation number first m is equal to V minus VO upon में UO is equal to D upon UE। तो m is equal to VO upon UO DO upon UE इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। इक्वेशन नंबर थर्ड के बाद स्पेशल केस केस नंबर फर्स्ट, if a final image formed at infinity from I lens, तो UE is equal to minus UE and VE is equal to infinity from lens formula 1 upon FE is equal to 1 upon VE minus 1 upon UE। तो 1 upon FE infinity टाइम्स टू 0 हो गया। तो 1 upon FE is equal to 1 upon UE, तो UE is equal to FE के बराबर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड m infinity इज इक्वल टू VUO अपॉन में UO अपॉन में DFE। ये क्वेश्चन नंबर 4 मान ली। अब केस नंबर सेकंड है, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D डिस्टेंस फ्रॉम I लेंस, तो दैट इज UE इज इक्वल टू माइनस UE एंड VE इज इक्वल टू माइनस D। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE प्लस 1 upon FE is equal to 1 upon minus D is minus 1 upon minus UE। तो 1 upon FE is equal to minus 1 upon D plus 1 upon UE। 1 upon UE is equal to 1 upon FE plus 1 upon D। Put the value of 1 upon UE in equation number third। तो MD is equal to VO upon UO, D is equal to 1 upon FE plus 1 upon D। VO is equal to UO D अपॉन FE, तो D से D कैंसिल हो जाएगी। तो MD इज इक्वल टू VO अपॉन UO 1 प्लस DFE। तो F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी इमरजेंस लाइट के बराबर। किसके बराबर? इमरजेंस लाइट के बराबर। इमरजेंस जो लाइट है वो हो जाएगी 1 अपॉन DFE के बराबर। जो इमरजेंस लाइट है वो हो जाएगी इमरजेंस लाइट के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर D अपॉन FE। तो केस नंबर जो थर्ड होगा वो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप L इज इक्वल टू V अपॉन O प्लस UE। तो इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफ्रारेड देन UE इज इक्वल टू FE। तो UE इज इक्वल टू FE। तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगी L इज इक्वल टू VO प्लस FE। क्या? VO प्लस FE। अब सिंपल माइक्रोस्कोप हमने पढ़ लिया। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने पढ़ लिया। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ लिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद अब बारी आती है टेलीस्कोप की। शायद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट टॉपिक है टेलीस्कोप, और अपना लेक्चर शायद करीबन 1 घंटे 5 मिनट कुछ का हुआ है, 5-10 मिनट समथिंग 10-20 मिनट और मान लो। 10 मिनट में आपका थोड़ा मोटिवेशन कोट्स में लूँगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ रही होगी। तो बने रहें, 1.5 घंटे का हो जाएगा ख़त्म अपना। तो टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप,
टेलीस्कोप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहते हैं। दूसरा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसे कास-जेरेनियन टेलीस्कोप कहते हैं। पहला एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप जो होता है ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, जिसकी फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एलओ are large with respect to eye lens LE. Both lenses are situated at the ends of a hollow cylindrical tube. Working of refracting telescope होती है, ये लेंस हो गया, ये इसकी LE हो गई, ये आई हो गई, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये Fe2 हो गई। अकॉर्डिंग ये नेगेटिव हो गया, ये माइनस UE हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट, तो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस देन इट्स इमेज P डैश Q डैश इज फॉर्म्ड एट फर्स्ट फोकस पॉइंट FO1 of object lens. This image P dash Q dash is real inverted and point size. If image P dash Q dash work as object for eye lens LE, when image P dash Q dash is adjusted between optical center E and second focus point of eye lens Fe2, then its final image P dash Q dash from behind the eye lens. This image P dash is virtual inverted and large in size. The magnification of power of telescope m is equal to v upon alpha. तो 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली। फ्रॉम एंगल P डैश Q डैश D 10 अल्फा इज इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन में OQ डैश P डैश Q डैश अपॉन में FO। फ्रॉम एंगल P डैश Q डैश E इज इक्वल टू 10 बीटा इज इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन में EQ डैश P डैश Q डैश अपॉन में माइनस UE। पुट द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा एंड 10 बीटा इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये उसी के से नहीं चल रहा है जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप चल रहा था, माइनस U अपॉन E, तो M आ गया FO अपॉन में UE। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब स्पेशल केसेस है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम आई लेंस, देन क्या निकलेगा M इन्फिनिटी इज इक्वल टू FO अपॉन FE। केस नंबर सेकंड हो गया 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D MD। वही सेम टू सेम वही चल रहा है, इस वजह से मैं जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ। 1 प्लस FE अपॉन D। इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। केस नंबर थर्ड लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो UE इज इक्वल टू FE हो गया, तो FO प्लस FE। तो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जिसे कार्टेशियन टेलीस्कोप भी कहती है, ये रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप आई पीस हो गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई। इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अ कॉनकेव मिरर ऑफ पैराबोलिक शेप इज यूज्ड एज इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस सो दैट मोर ब्राइट इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। कॉनकेव मिरर ऑफ पैराबोलिक शेप इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मिरर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है कि इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द ओपन एंड ऑफ hollow tube open end of hollow tube is towards the object and an eyepiece is placed in the narrow hollow tube at opposite end. A concave mirror of parabolic shape is fixed on the outer edge of hollow tube. According to diagram, when incident ray are reflected from objective mirror, then these reflected ray are focused at secondary mirror. After reflection from secondary mirror, these ray are meet at eyepiece and final image is obtained at eyepiece. तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया M इज इक्वल टू वर्चुअल एंगल मेड बाई फाइनल इमेज ऑन द आई बीटा वर्चुअल एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन द आई अल्फा। मतलब फाइनल इमेज जो आई पे बनेगी ना, वो उसको डिनोट करते हैं हम बीटा से, और जो फाइनल जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की बनेगी उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अब केस नंबर फर्स्ट, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू F ऑब्जेक्ट अपॉन में F इमरजेंस। केस नंबर सेकंड, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट D डिस्टेंस देन मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू M इज इक्वल टू FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन में D, वेयर FO इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर, FE इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जो FO है वो किसकी फोकल लेंथ है? फोकल लेंथ है
वह फोकल लेंथ है किसकी? ऑब्जेक्टिव मिरर की। ऑब्जेक्टिव मिरर की। और जो एफ ई है वो फोकल लेंथ है किसकी? आई पीस की। किसकी? आई पीस की फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है आई पीस की। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अगला टॉपिक है हमारा, शायद मैं मानूं तो लास्ट टॉपिक है। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। आई सजेस्ट, ये लास्ट टॉपिक है। लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फर्स्ट, द इमेज इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज ब्राइटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। Second point, the diameter of objective mirror is more, so the magnifying power and resolution power of reflecting telescope is higher than refractive telescope. तीसरा, reflected telescope is economical, light in weight and portable because of concave mirror is used instead of convex lens. चौथा point, the image formed by the reflecting telescope does not have chromatic aberration, whereas the image formed by refracting telescope has this defect. पांचवा point, the spherical aberration is found in the refracting telescope, a concave mirror of parabolic shape used in the reflecting telescope to remove this defect. और यहाँ हमारा पांचवा पॉइंट होता है, लेक्चर होता है समाप्त। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप मेरे YouTube चैनल ओ शॉर्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और लेक्चर अंत तक देखें। देखो, आपको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं, तो आपने जो पूरे साल किया उसको अब छोड़ दें, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, उसके बाद किसी बच्चे का IIT का होगा, JEE का पेपर होगा, किसी का नीट का होगा, तो अब तो फ़िलहाल तो बोर्ड एग्ज़ाम पर ही ध्यान दें। ओनली ऑन फोकस ऑन बोर्ड। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बोर्ड पे ध्यान दें। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि जब बैट्समैन जब खेलता है ना, तो क्राउड जो होता है, क्राउड वह उससे कहता है सिक्सर मारो, फोर मारो, सिक्सर फोर, सिक्सर फोर। लेकिन जो बैट्समैन है वह उस क्राउड की बातों पर ध्यान नहीं देता, वह केवल और केवल अपनी मंजिल पर ध्यान देता है और केवल उस बॉल पर फोकस रखता है और उसका मन आता है तो 6-4। अगर वह क्राउड की बातों पर ध्यान दे दे तो शायद आउट हो जाए। इस वजह से आप भी अपने बोर्ड के एग्जाम पर फोकस रखिए, इधर उधर की फालतू बातों से कुछ नहीं होने वाला। तो कहते हैं किताबी कीड़ा कहती हैं सब मुझे, पर यही है मेरा कैरेक्टर। एक दिन पास कर लूंगा बोर्ड एग्जाम को और बन जाऊंगा सबकी आंखों में धुरंधर धुरंधर धुरंधर। तो कीप थैंक यू और पेशेंस बनाई रखिए। लेक्चर में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू, कीप पेशेंस।